पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम एक रहस्यमय हरे पत्थर को निगलने का किया और फिर सबके सामने अपनी जान से प्यारी महिला को एक हरी सांप निगलने पर मजबूर कर दिया। आसपास के सभी लोगों को लगा कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ठीक 1 मिनट बाद पूरी दुनिया के जीवों में एक भयानक बदलाव आने वाला है। सभी इंसानों को इस तबाही से ठीक पहले खाए गए भोजन के आधार पर अलौकिक शक्तियां मिलने वाली है। पिछली जिंदगी में इस आपदा से पहले मैंने भेड़ के मांस का बन खाया था, जिससे मुझे लंबे बालों की मामूली शक्ति मिली। शुरुआत में खराब मौसम में अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके बाल बनाने की यह खूबी थोड़ी काम तो आई, लेकिन जैसे जैसे इस तबाही के राक्षस और ताकतवर होते गए, मैं सिर्फ एक लाचार और बेबस शिकार बनकर रह गया। पर इस नए जन्म में मैं पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया हूं। पिछली जिंदगी में मैंने एक ऐसा विशाल कुत्ता देखा था जिसके पास अद्भुत पौराणिक शक्तियां थीं, और वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक प्राचीन वस्तु की दुकान के मालिक का पालतू कुत्ता था जो इस बदलाव का शिकार हुआ था। किस्मत से मुझे दुकानदार से पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिक को बचाते हुए गलती से एक जादुई पत्थर निगल लिया था। इसलिए दोबारा जन्म लेते ही मैंने सबसे पहले उस दुकान को ढूंढा और पाई पाई जोड़कर वह पत्थर खरीद लिया। अब बात रही कि मैंने शिया वानरू को उसका पालतू हरा सांप निगलने के लिए क्यों मजबूर किया। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वानरू मुझसे सच्चा प्यार करती थी। पिछली जिंदगी में जब यह आपदा आई तो वानरू ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए बर्फ और कम तापमान की बेहतरीन शक्तियां थीं, जिससे वह इस तबाही की दुनिया में आसानी से जिंदा रह सकती थी। फिर भी उसने सिर्फ मेरे जैसे मामूली शक्ति वाले इंसान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और आखिरकार मेरी लाचारी की वजह से हम दोनों को तड़प तड़प कर अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जब मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैं निश्चित रूप से उसे और भी ताकतवर शक्ति दिलाने में मदद करूंगा। वानरू का यह पालतू सांप इस महाबदलाव के असर से एक शक्तिशाली ड्रैगन में बदलने वाला था। अगर वह एक लड़ाई में दुकान के रखवाले कुत्ते से न हारता तो भविष्य में उसके एक महान दिव्य ड्रैगन बनने की पूरी संभावना थी। और इसे जिंदा निगलने की शर्त इसलिए थी क्योंकि पिछली जिंदगी के इंसानों के अनुभव के अनुसार जिंदा निगलने से ही शक्तियों का सबसे बेहतरीन असर मिलता है। अगर मेरे इस जादुई पत्थर को काटना मुमकिन होता तो मैं वानरू के साथ इसे आधा आधा बांट लेता, लेकिन अब इस ड्रैगन की शक्ति वानरू की पिछली बर्फ वाली शक्ति से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगी। इस वक्त मेरे इस फैसले के सामने शिया वानरू बेहद उलझन में थी। एक तरफ उसका सालों पुराना प्यार था और दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू जीव। उसका दिल बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन मेरी जिद को देखते हुए उसने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। मुझे माफ कर देना छोटे सांप, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वानरू ने रोते हुए उस सांप को अपने हाथों में लिया और पूरी क्लास के सामने उसे जिंदा निगल गई। वानरू को इस तरह मेरे लिए पागल होते देख क्लास के बाकी छात्र हैरान रह गए। वे इतने सदमे में थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बस उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा कि शायद वे खुद भी पागल हो रहे हैं। जब वानरू पानी पीने के लिए भागी और दीवार के सहारे खड़े होकर तड़पने लगी, तब जाकर बाकी छात्रों को होश आया। एक छात्र गुस्से में चिल्लाया, शिया वानरू, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? उसने कहा, और तुमने इसे सच में खा लिया? मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूं। भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? यहां तक कि टीचर भी इस खौफनाक नजारे से उबर नहीं पाई थीं। वह समझ ही नहीं पा रही थीं कि आज के युवा क्या सोच रहे हैं। इस शोर शराबे के बीच मैं वानरू के पास पहुंचा। दर्द के मारे उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अपने पेट के असनीय दर्द को दबाते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मैंने कर दिखाया। वानरू ने दर्द से कराहते हुए मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने उसके पीले चेहरे को सहलाया, जबकि बोलते हुए उसके होठों से खून बह रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर टीचर बुरी तरह डर गईं और तुरंत इमरजेंसी नंबर मिलाने लगीं। वहीं दूसरी तरफ क्लास का एक लड़का गाओ जुनहाओ, जो वानरू के पीछे पड़ा था और हमेशा दुत्कारा जाता था, गुस्से से पागल हो उठा। उसका दिमाग सन रह गया और गुस्से के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कदकाठी में मजबूत था और रोजाना कसरत करता था। वह भारी कदमों से तुरंत हमारी तरफ झपटा। चेन जी, तुम मरने के लायक हो। तुम जानते थे कि वह तुम्हें पसंद करती है, फिर भी तुमने उसे सांप खाने पर मजबूर किया।
उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरी क्लास कांप उठी। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने बस उस कमजोर होती वानरू को अपनी गोद में उठाया और अपने फोन में वक्त देखने लगा। गाओ जुन्हाओ भीड़ को हटाते हुए मेरी तरफ लपका। जैसे ही वह करीब आया, मैंने वानरू को थामे हुए उल्टी गिनती शुरू कर दी, पर मेरा शरीर टसे मस नहीं हुआ। उस तगड़े लड़के को करीब आते देख कई लोगों ने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही ठीक सुबह के 10 बजे खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ी ऊर्जा और रोशनी का जोरदार धमाका हुआ। वह रोशनी इतनी तेज थी कि किसी की आंखें नहीं खुल पा रही थीं। लेकिन यह नजारा सिर्फ एक पल के लिए रहा और तुरंत गायब हो गया। और मेरी तरफ झपट रहा गाओ जुन्हाओ रोशनी से अंधा होकर सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। इस तेज रोशनी के तुरंत बाद एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान उठा जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे सौरमंडल को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच सभी ने हैरान होकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। ज्यादातर लोगों को लगा कि यह कोई सामान्य बात है, पर कुछ ही लोगों ने अपने फोन पर जानकारी ढूंढनी शुरू की। तभी उन्हें एहसास हुआ कि फोन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका है। गाओ जुन्हाओ जमीन से उठा और एक बार फिर गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। आज तो मैं वानरू के अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। उसकी आवाज में साफ तौर पर जान लेने का इरादा था। 1.9 मीटर लंबा और मजबूत गठीले बदन वाला वह लड़का बेहद खौफनाक लग रहा था। बाकी सभी छात्र मन ही मन मेरे लिए करने लगे। लेकिन जैसे ही उसका भारी मुक्का मेरी तरफ आया, एक अजीब सा बदलाव हुआ। आसमान का रंग देखते ही देखते बदल गया और दिन के उजाले में एक सुर्ख लाल रंग की रोशनी चारों तरफ फैल गई। सोलर स्टॉर्म की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बिगड़ चुका था, जिससे आसमान का रंग पूरी तरह बदल गया। इसी बीच मेरी बाहों में मौजूद शिया वानरू के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। सभी ने मुड़कर देखा। सांप को निगलने वाली वानरू का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका शरीर एक अजीब और भयानक रूप लेने लगा था। उसके सिर पर 2 शानदार ड्रैगन जैसे सींग निकल आए थे, जिनमें से चांदी जैसी बिजली चमक रही थी। उसके गालों पर नीले रंग के चमकदार स्केल तराजू उभर आए थे जो उसकी पीठ से होते हुए कंधों तक जा रहे थे। उसके चारों ओर एक नीले धुएं जैसा छोटा ड्रैगन तैरने लगा। उसने नीले और सफेद रंग की एक जादुई पोशाक पहन ली, जिससे उसकी काया बेहद अलौकिक लग रही थी। उसके पीछे एक लंबी ड्रैगन जैसी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह किसी फिल्म की कोई जादुई देवी हो। इस महाबदलाव के बाद वानरू के दिमाग में अपनी नई शक्तियों की सारी जानकारी आ गई। अब समझदार वानरू को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि मैंने उसे वह सांप क्यों खिलाया था। यह सब पूरी तरह उसकी भलाई के लिए था। जो वानरू पहले से ही मुझ पर जान छिड़कती थी, वह अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई मुझ पर उंगली भी उठाए। वह तुरंत मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और गाओ जुन्हाओ के उस भारी मुक्के को बेहद आसानी से हवा में ही रोक दिया। गाओ जुन्हाओ का वह मुक्का न सिर्फ बेअसर रहा, बल्कि जैसे ही उसने वानरू की हथेली को छुआ, वानरू के जादुई कवच से निकली भयंकर बिजली ने उसकी हथेली को पूरी तरह झुलसा दिया। गाओ जुन्हाओ दर्द से बुरी तरह चीख उठा। वह अपने जले हुए और काले पड़ चुके हाथ को पकड़कर तड़पने लगा, जिसमें से धुआं निकल रहा था। वह इस असहनीय दर्द से घबराकर पानी की तलाश में इधर-उधर भागने लगा ताकि अपने हाथ को ठंडा कर सके। तभी शिया वानरू के चेहरे के वो स्केल धीरे धीरे उसकी त्वचा के अंदर गायब होने लगे और सिर के सींग भी सिमटकर सामान्य हो गए। वह एक मासूम बच्ची की तरह मेरी तरफ तारीफ की उम्मीद में देखने लगी। लेकिन जहां मैं पहले जैसा ही सामान्य दिख रहा था, वानरू को मेरे सामने खड़े होकर अपनी रूह में एक अजीब सी कंपी महसूस होने लगी। यह बिल्कुल वैसा ही डर था जो एक छोटे जीव को अपने से बड़े शिकारी या दुश्मन के सामने देखकर होता है। उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था कि मैंने भी पहले से ही कोई बेहद शक्तिशाली चीज निगल रखी है। वानरू को नहीं पता था कि मुझे इस महाबदलाव के बारे में पहले से कैसे सब कुछ पता था, लेकिन वह यह अच्छे से जानती थी कि मैं उसका कभी बुरा नहीं चाहूंगा। उसकी यह जादुई ताकत मेरी ही देन थी। ठीक उसी समय खिड़की से आने वाली वह सुर्ख लाल रोशनी और तेज हो गई, जिसने इस काली रात को एक खौफनाक लाल दिन में बदल दिया। देखते ही देखते गाओ जुन्हाओ की चीखें अचानक बंद हो गईं। एक पल की शांति के बाद पूरी क्लास में हर तरफ से दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। जो लोग इस हालात को समझ नहीं पा रहे थे, वे उस रहस्यमयी रोशनी के असर से अजीबोगरीब हरकतों के साथ चीखने चिल्लाने लगे। पूरी क्लास में एक अफरा-तफरी मच गई। जैसे ही वह लाल रोशनी थोड़ी कम हुई, क्लास के अंदर खून और मांस से लथपथ नुकीली हड्डियों वाला एक विशालकाय मछली जैसा राक्षस खड़ा था।
और उस राक्षस के पैरों के नीचे दो बेदम इंसान दबे हुए थे जो तड़प रहे थे। यह देखकर बाकी छात्र डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और खौफनाक नजरों से उस राक्षस को देखने लगे जो तड़पते हुए शरीरों को कुचल रहा था। वह खूंखार राक्षस अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। बाकी इंसानों के बीच भी कई अजीब और डरावने साए मंडराने लगे। कुछ राक्षस बंदरों की तरह पतले थे तो कुछ भेड़ियों की तरह फुर्तीले। लेकिन उन सब में एक बात समान थी, उनकी त्वचा फटी हुई थी और उनका रूप किसी नरक के जल्लाद जैसा लग रहा था। वे क्लास के सामान्य छात्रों पर हमला करने लगे। उनके हाथों में तेज नाखून और मुंह में नुकीले दांत थे, जिनसे वे पकड़े गए छात्रों को बीच से फाड़कर बेरहमी से खाने लगे। जो क्लास कुछ देर पहले तक सामान्य थी, वह अब एक भयानक कत्लेआम के मैदान में बदल चुकी थी, जो बिल्कुल नरक जैसा लग रहा था। क्लास की मॉनिटर झांग या सन होकर यह सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 2 बार रोशनी चमकने के बाद इस पूरी दुनिया में इतना बड़ा और खौफनाक बदलाव कैसे आ गया। वह यह नहीं जानती थी कि उन रोशनियों और तूफान में एक अजीब सी ताकत थी, जिसके असर से यह तबाही मची थी। सिर्फ वही इंसान बच सकते थे जिनका इरादा और मन मजबूत था, जो इस रहस्यमयी ताकत के असर को झेल सके। ऐसे ही मजबूत लोग अपने शरीर में मौजूद चीजों के दम पर अलौकिक शक्तियां और जादुई हथियार हासिल कर पा रहे थे। गाओ जुनहाओ का मन कमजोर था, इसलिए वह इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब वह सदमे में था, तब उस खौफनाक ऊर्जा ने उसके शरीर के हर हिस्से को जकड़ लिया। उसके शरीर की नसें फटने लगीं और त्वचा पर लाल रंग की लकीरें उभर आईं। उसका शरीर कुछ ही सेकंड में सिकुड़कर आधा रह गया और वह खून से लथपथ हो गया। उसका इंसानी रूप पूरी तरह गायब हो चुका था और उसका शरीर किसी रस्सी की तरह मरोड़ने लगा। एक भयानक खिंचाव के बाद उसके पैरों से नुकीले पंजे निकल आए और एक चील जैसी भयानक चीख के साथ गाओ जुनहाओ एक खूंखार लाल चील राक्षस, ब्लड मून डीमन बर्ड, में बदल गया। वह तुरंत सामने खड़ी एक छात्रा पर झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ उसकी एक परछाई दिखी और एक ही पल में उसने उस लड़की के 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर मॉनिटर झांग या खौफ के मारे पीछे हटने लगी। मैंने उस लाश पर खड़े होकर चीखने वाले आधे इंसान, आधे पक्षी जैसे जीव को देखा और मेरी आंखें सिकुड़ गईं। यह वही खूंखार लाल चील राक्षस था। लेकिन यह इतनी जल्दी गाओ जुनहाओ के शरीर से कैसे पैदा हो गया? पिछली जिंदगी में इस तबाही के दिन मैंने छुट्टी ली थी और मैं स्कूल में नहीं था, इसलिए मैं इस खौफनाक मंजर से बच गया था। दोबारा जन्म लेने के बाद मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि इस महाबदलाव के बाद कितने भयानक राक्षस पैदा होने वाले हैं। गाओ जुनहाओ से बना यह राक्षस भले ही पहले स्तर का था, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद तेज और इसके पंजे तलवार की तरह नुकीले थे। इस तबाही की शुरुआत में यह सबसे घातक और खतरनाक राक्षसों में से एक माना जाता था। इस दौर में अगर कोई इंसान इस बदलाव को झेलकर जादुई शक्तियां पा भी लेता, तो उसे उन शक्तियों को समझने और इस्तेमाल करने में काफी वक्त लगता। ऐसे में इस रफ्तार वाले राक्षस के सामने लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले ही मारे जाते थे। सिर्फ वही लोग बच सकते थे जिनके पास बेहद उच्च स्तर की शक्तियां हो और जो तुरंत हालात को समझकर अपनी जादुई ताकतों का सही इस्तेमाल कर सके। आम इंसान के लिए इस राक्षस के सामने आने का मतलब सिर्फ अपनी जान गंवाना था, खासकर अब जब रोशनी कम हो चुकी थी और सिर्फ एक धुंधली सुर्ख लाल रोशनी बची थी। इस अंधेरे माहौल में यह चील राक्षस अपनी उल्लू जैसी खूबियों की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक और फुर्तीला हो चुका था। पिछली जिंदगी में शुरुआत में मैं अपनी शक्तियों को ठीक से संभाल नहीं पाया था और पड़ोसियों ने मुझे राक्षस समझकर बिल्डिंग से निकाल दिया था। अगर शिया वानरू इस बदलाव के तुरंत बाद मुझे ढूंढते हुए न आती और मेरा साथ न देती, तो मैं शायद बाहर ही मारा गया होता। लेकिन घर पर रहने की वजह से ही मैं इस चील राक्षस के हमले से बच पाया था। अब जाकर मुझे समझ आया कि पिछली जिंदगी में हमारी क्लास का कोई भी छात्र स्कूल से जिंदा बाहर क्यों नहीं निकल पाया था। जैसे ही मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था, मैंने बेहद सतर्क होकर उस चील राक्षस की तरफ देखा और अपने मन ही मन अपनी जादुई शक्तियों को जगाने की कोशिश की। तुरंत ही मेरे दिमाग के सामने मेरी शक्तियों की सारी जानकारी आ गई। मेरी आंखें चमक उठीं। चील राक्षस, आज मैं तुम्हारी ताकत से ही अपनी शक्तियों की परीक्षा लूंगा। मैंने अपना पैर जमीन पर पटका और मेरे शरीर से एक सुनहरी और चमकदार रोशनी फूट पड़ी। मेरे सिर पर काले और सुनहरे पंखों वाला एक जादुई मुकुट आ गया जिसने मेरे चेहरे को ढक लिया। सुनहरे धागे किसी आग की लपटों की तरह मेरे सिर के पीछे लहराने लगे। मेरे शरीर पर एक बेहद शानदार और चमकदार काले सुनहरे रंग का जादुई कवच, डिवाइन आर्मोर, उभर आया जो किसी ड्रैगन के स्केल जैसा लग रहा था।
इसने मेरी कदकाठी को और भी विशाल और शक्तिशाली बना दिया। मेरी पीठ पर एक नीले और बैंगनी रंग की जादुई लौ तैरने लगी, जिससे मैं नरक के किसी अजेय योद्धा जैसा दिखने लगा। मेरे इस जादुई कवच को देखकर पास खड़ी शिया वानरू अपनी सांसें रोककर हैरान रह गई। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और भी बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ क्लास के जो छात्र राक्षस बन चुके थे, वे मानो इस दिव्य शक्ति को देखकर और भी भड़क गए और एक साथ मुझ पर हमला करने के लिए दौड़े। सबसे पहले वह विशालकाय मछली जैसा राक्षस मेरी तरफ बढ़ा। उसका 3-4 मीटर ऊंचा और भारी शरीर मेरे इस जादुई कवच के सामने हमला करने के लिए उतावला हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, शायद उसके अंदर बचे कुचे इंसानी एहसास जाग उठे और उसके दिल में एक गहरा खौफ बैठ गया। वह तबाही का बड़ा राक्षस गुस्से में दहाड़ता हुआ सीधा मेरी तरफ झपटा। पास खड़ी वानरू उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति जगाने ही वाली थी कि मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। वानरू ने देखा कि मैं भारी कदमों से सीधे उस राक्षस की तरफ बढ़ रहा हूं। एक ही पल में हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। एक जोरदार अदृश्य धमाका हुआ और हवा का एक तेज झोंका चारों तरफ फैल गया। हमारे टकराने की ताकत इतनी भयानक थी कि क्लास की जमीन में एक गहरी दरार आ गई। भले ही जादुई कवच की वजह से मेरा कद लगभग 2 मीटर का हो चुका था, लेकिन उस 4 मीटर ऊंचे विशाल राक्षस के सामने मैं अब भी छोटा लग रहा था। कद के इस बड़े अंतर की वजह से जमीन टूटने लगी और मेरा संतुलन थोड़ा बिगड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि ताकत के मामले में वह राक्षस मुझ पर भारी पड़ रहा है। तभी बगल में खड़ा वह चालाक चील राक्षस, यह सोचकर कि मछली जैसा राक्षस जीत रहा है, एक भयानक चीख के साथ सीधे हमारी तरफ झपटा। ठीक उसी पल मैंने एक कदम पीछे लिया और अपने हाथ में मौजूद उस भारी जादुई कुल्हाड़ी डिवाइन एक्स को घुमाते हुए उस 4 मीटर ऊंचे राक्षस को हवा में लहरा दिया और उसे सीधे उस झपट रहे चील राक्षस की तरफ फेंक दिया। वह विशाल राक्षस सीधे जाकर दीवार से टकराया और उसमें धंस गया। वहीं वह चील राक्षस गुस्से में फुफकारने लगा। वह अपनी फुर्ती के दम पर ऐन वक्त पर उस भारी मलबे से बच निकला था। उसने अपने विशाल पंख फैलाए। उस आधे इंसान आधे पक्षी जैसे खौफनाक चेहरे की आंखें घूम रही थीं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी ताकत इस सुनहरे और काले कवच वाले इंसान के सामने कुछ भी नहीं है। तभी उस चील राक्षस ने आसमान की तरफ मुंह करके एक और भयानक और गूंजने वाली चीख निकाली। अरे भाई, सिर्फ 100 कमेंट पूरे करवा दो। तुम लोगों का हर एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। सच बताओ, तुम लोगों का सपोर्ट और कमेंट देखकर ही अगला पार्ट बनाने का और भी ज्यादा मन करता है। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होंगे, पार्ट 2 तुरंत लेकर आ जाऊंगा। तो जल्दी से एक कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नहीं तो बाद में मत बोलना भाई पार्ट 2 कब आएगा।